नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली ये सीरीज है आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, आजादी क्वेस्ट। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये आपका, ठीक है, इसको देखेंगे। और इसके बाद जो दूसरा यहां पर टॉपिक दिया गया है, आश्वासन कैंपेन के बारे में बात करेंगे हम लोग। टीवी से रिलेटेड है, हेल्थ का ये आपका इशू है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप टॉपिक 2 को। और जो आपका पहला टॉपिक है ये एक तरीके से ऑनलाइन गेम है और इसके माध्यम से मतलब गेम के मतलब खेल खेल में लर्निंग कैपेसिटी को बिल्ड करना, लर्निंग कैपेसिटी को क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना ताकि ग्रास्पिंग बढ़ जाए। तो यहां पर गेम के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान है ना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है, तो जो स्टूडेंट है वो खेल खेल में इन चीजों को जान पाएंगे। तो ये भी आपका क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, 1951 का आपको कन्वेंशन भी पता होगा रिफ्यूजीज के बारे में, जिसको इंडिया ने अभी तक जो है हम उसके सिग्नेटरी नहीं है, हमने साइन नहीं किया, हस्ताक्षरकर्ता नहीं है हम उसके, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिफ्यूजी से रिलेटेड इंटरनेशनल ये आपका टॉपिक है। तो सेकंड पेपर में भी रख सकते हैं इसको आप, ठीक है। माइग्रेशन वगैरह की समस्या 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का उदय होता है, उसका भी बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं क्या था, अवैध प्रवासन था, ठीक है। तो ये सब जो है इससे मिला जुला टॉपिक है, इसको देखेंगे, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे 1969 में नेशनलाइजेशन होता है इंदिरा गांधी के टाइम पे, फिर 1980 में भी नेशनलाइजेशन किया जाता है बैंकों का, ठीक है। और फिर 90s के बाद आप देखेंगे जब एलपीजी रिफॉर्म आता है तो जो फर्स्ट आपकी नरसिम्हन कमेटी बनती है, 2 नरसिम्हन कमेटी, तो नरसिम्हन 1 में ये बताया गया कि भैया आप बैंकों में प्राइवेटाइजेशन करिए, सरकार की भूमिका अब नियंत्रक की जगह जो है वो सहायक के रूप में यहां पर आप आगे लाइए, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो रेड टैपिज्म खत्म होगा, मोनोपोली मार्केट में खत्म होगा, कंपटीशन आएगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड है, इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का कोर पार्ट है आपका, बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। यूनियन मिनिस्टर हमारे अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है आजादी क्वेस्ट, ठीक। ये ऑनलाइन एजुकेशनल गेम है जो बेस्ड है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से, ठीक है। अब की पॉइंट क्या है, सीधी बात है, गवर्नमेंट का एक ऐसा एफर्ट है जिससे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके संघर्ष के बारे में, उनके बलिदान की जो कहानियां हैं, है ना, उनको हर किसी तक पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट्स को उनके बारे में क्या कराने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए इस तरीके के गेम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और गेम के थ्रू ये आपका लर्निंग है एक तरीके से। तो ऑनलाइन गेमर्स का जो आपका बाजार है, विशाल बाजार है, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो गेम का ये जो विशाल मार्केट है उसमें ऑलरेडी वो आपके क्या है, इंडल्ज है। तो उन्हीं के माध्यम से वो गेम खेल रहे हैं तो थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो उनको शिक्षित करने का भी प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इस टॉपिक का जो पूरा क्रक्स है वो यही है कि गेम जो है
उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, लर्निंग की एक जो आपकी हैबिट है उसको डेवलप करेंगे। और उससे क्या करेंगे हम कि जो हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, जो विरासत है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे, और जो लोग गेम खेल रहे हैं उसके माध्यम से उनको उसके बारे में अवेयरनेस मिल सकेगी। तो हम एजुकेट भी कर पाएंगे उनको, है ना, लोगों को। ठीक है, और ऑनलाइन जो गेमर्स का मार्केट है उसको भी मोबिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब ये जो है आपका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो आपका इनिशिएटिव है, ठीक है ना, क्या, इंगेज, एंटरटेन एंड एजुकेट, उसको हम यहां से क्या कर रहे हैं, मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो प्रकाशन विभाग है उसके द्वारा जो आज चल रहा है, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, उसी के अंतर्गत ये एक खेलों की श्रृंखला है जिसको विकसित करने के लिए हमने जिंगा इंडिया जो है उसके साथ एमओयू भी जो है साइन किया है। ठीक है, अब इसके लिए भारत के लोगों को अंग्रेजी, हिंदी, है ना, इसमें ये उपलब्ध होगा। भाषा की बात करें, एंड्रॉइड है, आईओएस है, ये सब जब जो आपके सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल्स के, उनमें ये उपलब्ध होगा, और सितंबर 2022 से ये पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाएगा। पिछले कुछ ईयर्स में देखेंगे तो भारत जो गेमिंग सेक्टर है इसमें टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि केवल 2021 में गेमिंग सेक्टर में जो ग्रोथ देखी गई है 28% की देखी गई है। इससे जो बच्चे हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ में भी, मेंटल लेवल पे भी। आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे कि खाना भी नहीं खाते, उनको मोबाइल नहीं दोगे आप तो, है ना, तो ये सब समस्याएं भी है उसके साथ। ठीक, तो उसी को जो है एजुकेशन से जोड़ के कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है ना, एक नया जो है ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है कि किस तरीके से खेल खेल में हम शिक्षा भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पढ़ने में जो है रोचकता नहीं आती, खेलने के लिए आती, इसका कारण क्या है कि जब हमें ये भी पता चल जाए कि भैया एजुकेशन से भी जो है इस तरीके की हमको क्या होता है, अच्छा लगता है ना, खुशी की प्राप्ति होती है, डोपामाइन रिलीज होता है ना, जैसे खेल में होता है, तो उस दिन से आपके लिए जो पढ़ना होता है वो आसान हो जाता है। तो उसी क्षेत्र में, उसी संदर्भ में ये आपकी एक अनूठी पहल है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, तो सीधी बात है कि लर्निंग जो कैपेसिटी है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ग्रास्पिंग को बढ़ा सकेंगे, है ना, और क्लासरूम और जो ये स्कूल का एक पूर्वाग्रह बना हुआ होता है बच्चों को जिससे वो भागते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे इंटरैक्टिव मैनर में क्या कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा है, इसका नाम याद रखना है, एक दो पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट, है ना। इसमें मेंस में फुल क्वेश्चन का स्कोप बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड है, आश्वासन कैंपेन है। तो ये टीबी से संदर्भित है, और वो भी किस संदर्भ में है कि जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर जो है हमको टीबी के जो रोग है उसका जो पेनिट्रेशन उसको कम करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जांच करनी पड़ेगी भैया, है ना, पहले मानचित्रण कर लेंगे, ट्राइबल एरियाज में प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे, वहां पर हम टेस्टिंग वगैरह कराएंगे, फिर जो आपके लोग होंगे टीबी से जो पीड़ित होंगे उनको क्योर करेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, उनकी दवाई करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि समाज में एक तरीके का जो है पूर्वाग्रह है या सोशल स्टिग्मा बोल लीजिए उसको, सामाजिक कलंक की भी, ये टीबी हो गई, बहुत गंदा रोग है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि ये क्योरेबल है। ठीक है, तो इन सब संदर्भों को क्या करना है, खत्म करना है जो रूढ़ियां हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं जो है उनको हेल्थ के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना है टीबी के डोमेन में। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और जो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसने डोर टू डोर स्क्रीनिंग टीबी के लिए जो है कंडक्ट किया है 68,000 विलेज में आश्वासन कैंपेन के अंतर्गत। तो एक तो ये आपके वंचित वर्ग से संदर्भित इनिशिएटिव है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसको स्टार्ट किया गया था इसी साल 7 जनवरी को, जिसमें जो टीबी के एक्टिव केसेस हैं उनके बारे में हमको पता करना था। 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में इसको जो है वो क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है ना, और ये ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव के अंतर्गत ही आपका कैंपेन है। इसको जो आपका शुरू किया गया था वो महाराष्ट्र के जो नंदुरबार जिला है वहां से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, फ्लैग ऑफ किया गया था। इसके बाद इसमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग की गई। ठीक है ना, अब ये याद नहीं रखना है कि कितने गांवों में, लगभग में याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो यहां पर मौखिक जांच की गई, वर्बल स्क्रीनिंग कितने लोगों की गई, अब ये डेटा याद नहीं रखना आपको। ठीक है, इसमें से केवल इतनी चीजें याद रखना है कि जितने सैंपल्स लिए गए थे, है ना, 73%, उसमें लगभग जो है आपका
यहां पर ये देखिए कि यहां पर ये बोला गया कि 2,79,329 जो सैंपल्स टीबी के लिए लिए गए, उसमें से 9,971 लोगों को लिए 1 लोगों को टीबी था ऑलरेडी, और यहां पर उनके लिए जो है उपचार वगैरह उपलब्ध कराया गया। डेटा में उलझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फाइंडिंग्स क्या है यहां पर? तो सबसे पहली फाइंडिंग और जो इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए, टीबी के लिए, है ना, एज कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन ग्रुप्स, है ना, जो अन्य समूह हैं उनके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इम्यूनिटी का खेल होता है। अब यहां पर इनकी इम्यूनिटी कम होगी क्योंकि उनकी जो डाइट होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती है ना, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो गए। इसके बाद यहां पर जो आश्वासन कैंपेन है उसके माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित किए गए, उसमें सेंट्रल टीबी डिवीजन जो है उसके द्वारा टीबी हॉटस्पॉट, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा टीबी के होने की संभावना, उसकी मैपिंग वगैरह की गई, है ना, और यहीं से इसको स्टार्ट भी किया गया, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी माना गया। आगे का जो आपका सुझाव दिया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पे हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो 75 सबसे अधिक जहां पे बर्डन है टीबी वगैरह का जनजातीय जिलों में, तो उनको प्रायोरिटाइज करके उनको चुना गया कि सबसे पहले यहां पर टीबी का उन्मूलन किया जाएगा। इसके लिए त्रिस्तरीय रणनीति जो है प्रस्तुत की गई है। सबसे पहली चीज ये कि यहां पर जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करना है, उनके बीच में अवेयरनेस जो है स्प्रेड करना है कि टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे फैल सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसका रोकथाम जो है, इसका जो आपका उपचार है वो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, और जो फियर वगैरह इससे एसोसिएटेड है उसको भी खत्म करना है ना। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जब तक कम्युनिटी जो होगी आपकी वो अवेयर नहीं होगी कि भैया इसके लिए आपका उपचार भी उपलब्ध है, तो आपके पास कितना भी उपचार उपलब्ध होगा, अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो वो उसको अवेल कैसे करेंगे, है ना। तो यहां से जो है इस तरीके की डिमांड को जनरेट करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे टीबी में जांच करना है, परीक्षण करना है ना, उसमें जो है उपचार करना है, तो उससे रिलेटेड जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या करना है हमको, उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। और जो विषमता है इंप्लीमेंटेशन की, है ना, एक डेवलप्ड एरिया में और एक आपका जो पिछड़े एरिया है, तो उसको दूर करना है, ठीक है। और यहां पर वित्त पोषण के भी कई स्रोतों का लाभ उठाना है और उससे टीबी सेवाओं का वितरण जो है वो क्या करना है, उसमें सुधार करना है। मतलब डिलीवरी जो है टीबी में जो सर्विसेज हैं टीबी को रोकने के लिए, है ना, उपचार के लिए, तो उसको सभी लोगों तक पहुंचाना है। और मुख्य रूप से जो ये आपके ट्राइबल एरियाज हैं, इंक्लूजन का भी एक मैनर हो गया ये आपका। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जैसे अवेयरनेस जनरेट होगी लोगों में, तो इस बीमारी के फैलने के जोखिम को भी यहां पर कम करने का संदर्भ है। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, आप लोगों को पता होगा। इंडिया की जो पॉलिसी रिफ्यूजीज से रिलेटेड है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि भैया रोहिंग्या जो है ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा शोषित मानी जाती है। रोहिंग्या, बताइएगा जरा ये रखाइन प्रोविंस कहां पर है, क्या वहां पर ये पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल हमारे यहाँ प्रोविजंस है, नेशनल लेवल पे जो प्रोविजंस है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 है ना, ये आपका वैश्विक स्तर पर है। अब इसके अंतर्गत शरणार्थियों को ये बोला जाता है कि जाति, धर्म, नेशनैलिटी, है ना, सोशियो और पॉलिटिकल जो आपका एस्पेक्ट है उस आधार पर अगर उनको उत्पीड़ित करके अपने देश से निकाल दिया गया है ना, तो उन्हीं को बोला जा रहा है कि ऐसे जो आपके भागने वाले व्यक्ति होते हैं अपने देश से, उनको शरणार्थी के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, अब यहां पर ये बोला गया कि ये जो रिफ्यूजीज हैं इनको आप लीगल राइट्स दो, एजुकेशन का, वर्क का, प्रॉपर्टी का। इसके बाद जो शरणार्थी सम्मेलन 1951 का है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें जो प्रिंसिपल की बात की गई है, सिद्धांत का, तो नॉन रिफाउलमेंट, कहने का मतलब ये गैर प्रतिशोध, कि अगर रिफ्यूजीज आ रहे हैं, उनके देश में ऐसी समस्या है और वो वहां से माइग्रेट होकर दूसरे देश में आ रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती उनके गृह देश में वापस भेजने से रोका गया है इसमें। और इसीलिए इसको इंडिया ने साइन नहीं किया, क्योंकि इसमें बाकी सब चीजें बता दिए, ये नहीं बताए कि भैया अगर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, आपको फाइनेंस कहां से आएगा, आपके यहाँ दबाव बढ़ेगा, तो आप उन समस्याओं का सामना क्यों करेंगे, है ना। तो हमने इसको अभी तक साइन नहीं किया, इंडिया इसका पार्टी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो प्रोटोकॉल भी है 1967 का है, रिफ्यूजी कन्वेंशन से रिलेटेड। इसके बाद हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें भी हमने रिफ्यूजी टर्म को डिफाइन नहीं किया है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, इसमें हमने फॉरेनर्स को, जो फॉरेनर पर्सन है उनको हमने किस तरीके से डिफाइन किया है कि जो भारत का सिटीजन नहीं है वो फॉरेनर है, ठीक है। और यहां पर भी जो है माइग्रेंट और रिफ्यूजी के लेके किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अब भारत की वर्तमान अवस्थिति क्या है इस संदर्भ में बात किया जा रहा है, तो भैया सीधी बात यहां पर यह है
कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास भारत में जो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क या कोई डोमेस्टिक असाइलम लॉ, तो इस तरीके का कोई भी संदर्भ हमारे पास अभी तक वर्तमान में नहीं है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहां पर ये बताया गया कि 2016 में एक आपका फ्रेमवर्क लाया गया था, न्यूयॉर्क घोषणा बोलते हैं उसको, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बोलते हैं, रिफ्यूजीज और माइग्रेंट से रिलेटेड है, तो उसके हम हस्ताक्षर करता है, उसको हमने अडॉप्ट किया है एक तरीके से 2016 में 193 कंट्रीज ने उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। लेकिन इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो एक स्पेशल चीज है कि ये जो है आपका, ये जो घोषणा है इसके अंतर्गत शरणार्थियों के संरक्षण के लिए, नवीन अवसंरचना के निर्माण के लिए यहां पर ये समझौता लाया गया है। तो इसमें जो है बात की गई कि भैया फाइनेंशियल जो बर्डन आएगा तो उसको किस तरीके से आप निपटोगे, उससे उसका किस तरीके से सामना करोगे, तो इसमें प्रोविजन है फाइनेंशियल बर्डन शेयरिंग का, इसलिए जो है भारत ने इसको साइन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडिया ने साइन किया है यूएन एंटी टॉर्चर कन्वेंशन, है ना, जिसके अंतर्गत नॉन रिफाउलमेंट जो आपकी पॉलिसी है उसको लागू किया जा रहा है, लेकिन इसको अभी तक हमने रेटिफाई नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जहां पर लीडिंग रिफ्यूजीज जो है वो आते हैं, मतलब सर्वाधिक शरणार्थी आवागमन वाले देशों में हम शुमार हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, समुदाय के लोग जो आते हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स हो गए, तिब्बतन्स हो गए चाइना से, चीन माइनॉरिटी हो गई बर्मा म्यांमार की, है ना, और हिंदू हो गए आपके बांग्लादेश और पाकिस्तान से। ठीक है, तो हमने ये जो आपका 1951 का जो यूएन का रिफ्यूजी कन्वेंशन है इसको क्यों नहीं साइन किया, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम जो है यहाँ पर कानूनी रूप से किसी भी बाह्य दबाव का सामना नहीं करना चाह रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उस समय का दौर याद करिए, 1950s के टाइम पे हमारे यहाँ विभाजन हुआ था, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी, दबाव था संसाधनों के ऊपर, है ना, तो हम अपनी पॉपुलेशन का तो भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, ये शरणार्थियों को कहां से हम अपने यहाँ भरण पोषण कर पाएंगे, तो ये एक रीजन था। दूसरी चीज ये कि ये मानना था भारत का कि ये जो प्रावधान लाया गया है ये पश्चिमी देशों के लिए बेनिफिशियल, कहने का मतलब ये कि 1951 का ये जो आपका सम्मेलन है ये आपका युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय जो कंट्रीज थी उनकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त था, भारत के लिए नहीं। इसके बाद जो ये आपका नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल है तो उसमें किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन शेयरिंग की बात नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई बात नहीं है, पोरस बॉर्डर की बात नहीं की गई है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा उनके लिए उसकी बात नहीं, रिसोर्सेज की बात नहीं है ना, रेडिकलाइजेशन की बात नहीं है वहां पर। तो ये सब हमारे लिए कॉन्सर्न है भैया, हम अपना कंसर्न देखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट हमारा सर्वोपरि है, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा बोला जाता है। इसके बाद यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि ये जो अवैध अप्रवास है वो हमारे यहां भारत में ना केवल जो हमारा सोशियो रिलीजियस जो आपका एक क्या है फैब्रिक है, जो आपका सोशियो पॉलिटिकल हमारा एक फैब्रिक है, उसके लिए भी ये आपका नेगेटिव है, उसके लिए भी खतरा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है वो भी यहाँ से संदर्भित है, कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी क्या पड़ता है, ऋणात्मक प्रभाव, क्योंकि जो हमारा पड़ोस है ना, जैसे अपना छोटा भाई पाकिस्तान है, ठीक है, अब यहां से जो लोग आके यहां पर अशांति फैलाते हैं, तो इस तरीके के जो शत्रुतापूर्ण हमारे पड़ोसी देश है ना, तो उससे हमको वैसे भी खतरा है, तो इसलिए भी अवैध जो प्रवास हमारे यहाँ देखा जाता है वो हमारे लिए खतरे का और सोचनीय विषय है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी जो आपकी टर्मिनोलॉजी इसको मिक्स करके देखा जाता है, इसके बीच में क्लैरिटी नहीं है, तो ये अपने आप में जो है चिंता का विषय है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो कमजोर भू राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है ना, उसके कारण भी हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आप वेस्ट एशिया वगैरह आप देखेंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान देखेंगे, बांग्लादेश देखेंगे, तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे भारत का पोरस बॉर्डर भी है, तो कई सारे जो आपके शरणार्थी के नाम पे आतंकवादी आ जाते हैं, तो भैया इनको भी तो हमको देखना है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्वेश्चन मार्क है। वहां पर पुतिन ने तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड को ताक पर रख दिया, तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके के सम्मेलन में हमको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है जहां पर हमको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ठीक, और भारत ने हमेशा यहां पर हाईलाइट किया है कि ये जो 1951 का आपका कन्वेंशन है इसमें शरणार्थियों की जो परिभाषा है उसमें ये बताया गया है कि उनके केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से उसको संदर्भित किया गया, लेकिन इसमें व्यक्तियों के कोई आर्थिक अधिकारों का सरोकार नहीं है। नॉर्मल से पॉइंट है, देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये आपका टॉपिक।
ये जो हमारा टॉपिक है, पुराना जो आप वेस्ट मैनेजमेंट का रूल पढ़े होंगे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रूल पढ़े होंगे, तो उसी से ये आपका सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है ना, वैसा ही है। यहाँ पर हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम में अभी हाल में ही जो हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने जो पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अपशिष्ट जो बैटरी है ना, उसके प्रबंधन की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। उसी के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को प्रकाशित किया है। अब ये नोटिफिकेशन जो है एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? एक तो कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, उसके बाद जो अपशिष्ट है, मतलब वेस्ट टू यूज मॉडल, कुल मिला के ये कि जो वेस्ट है वो एनवायरमेंट के लिए तो है ही है, ऊपर से जो आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे तो भी वो वेस्टेज ही है। तो हम वहां से पर्यावरण संरक्षण भी कर लेंगे और उनका पुनर्चक्रण करके उसको वापस से प्रोडक्टिव साइकिल में एम्बेडेड कर देंगे। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया था, एड्रेस किया था 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस में, तब बोला था उन्होंने कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे और उसको जो है किस तरीके से, इस तरीके से परिवर्तनकारी बनाएंगे कि वो हमारे लिए लाभकारी हो जाए। अब यहाँ पर ये जो नए रूल्स है वो रिप्लेस करेंगे जो पुराने रूल्स थे आपके बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, जो थे आपके कब के थे, 2001 के, ठीक है। अब ये जो नियम है इनके अंतर्गत सभी बैटरियों को कवर किया गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो, पोर्टेबल बैटरी हो, ऑटोमोटिव बैटरी हो और आपका औद्योगिक बैटरी हो, ठीक है। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ये जो रूल्स है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कीवर्ड है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। कहने का मतलब ये कि जो उत्पादक है उन्हीं के ऊपर ये उत्तरदायित्व रखा जाएगा कि आप यहां पर इसको रिसाइकल करिए, है ना, ठीक है। और जो अपशिष्ट पदार्थ यहां से जनरेट हो रहा है उसको आप क्या करिए, उनका संग्रहण करिए, उसका नवीनीकरण करिए, ठीक है। और उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व रखा गया, उन्हीं को अकाउंटेबल भी बनाया गया है यहां पर, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब दूसरा पॉइंट जो यहां पर है उसमें क्या लिखा गया है कि ये जो रूल्स है इसके अंतर्गत एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा उसको, और वहां पर एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल होगा जहां पर ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी है ना, तो जो उसको मैनेज करेगा उनको वहां पर प्रमाण पत्र मिलेगा, तो एक दूसरे के बीच में वो एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन कर पाएंगे यहाँ पर, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, रिसाइकलर्स होंगे, है ना। तो इसके माध्यम से जो उत्तरदायित्व तय किया गया है उसको वो पूर्ण कर पाएंगे, है ना, एक्सचेंज कर पाएंगे। किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, तो जो टारगेट से ज्यादा ऊपर होगा वो उसको वहां पर क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। जिसके पास टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा वो उसको बाय कर सकता है। इस तरीके का यहाँ पर प्रावधान किया गया है ना। क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत भी इस तरीके के सर्टिफिकेट्स को आप लोगों ने देखा होगा, जो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट वगैरह होता है, कुछ वैसा है ये आपका। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकवरी के लिए, जब किसी भी मटेरियल के जो रिसाइकलिंग के लिए, रिकवरी के लिए एक मिनिमम परसेंटेज जब तय कर दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा कि इनोवेशन को जनरेट करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए हमको क्या करेगा, बाध्य करेगा, और लोग वहां पर इनोवेशन करेंगे, उससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा इस सेक्टर में, रिसाइकलिंग के सेक्टर में, और नए नए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो भी जनरेट होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक पॉइंट है। अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसके द्वारा क्या होगा कि जब मान लीजिए नई सामग्री बनाने के लिए हम पुरानी जो वेस्टेज है उसी को यूज कर लेंगे, तो नए कच्चे माल पर हमारी निर्भरता कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम सेव कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर पॉल्यूटर जो पे प्रिंसिपल है, जो पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा, इसका मतलब ये है। तो अगर यहां पर कोई व्यक्ति इस तरीके के प्रावधान के अंतर्गत इसकी पूर्ति नहीं करता, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में वो आपका पूर्ण नहीं होता है, खरा नहीं उतरता, तो उसको फाइन वगैरह भी वहां पर लगाया जा सकता है, पर्यावरणीय उसको कंपनसेशन, मुआवजा देना होगा। ये फंड जो है कलेक्ट किया जाएगा एनवायरमेंटल कंपनसेशन के अंतर्गत और इसको यूटिलाइज किया जाएगा रिसाइकलिंग वगैरह के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स है उनको भी इसके अंतर्गत कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है ना, और उनके भी डिस्पोजेबल की व्यवस्था यहां पर किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी पुराना टॉपिक है, आप लोगों को सबको ये रिवीजन ही होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी ने अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बैंक प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब ये कि हमारे यहां पहले सरकार का स्टेक ज्यादा था, ठीक है ना, आपको पता होगा लाइसेंसी राज वगैरह के बारे में, तो वहां पर जो है प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आते थे, तो मोनोपोली होती। बार बार मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं कि आप देखेंगे सबसे पहले बीएसएनएल था, तो इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, फिर धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स आए, तो आज की डेट में फ्री हो गई है क्या, कॉलिंग वगैरह। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जब ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में होते हैं तो वहां एकाधिकार नहीं होता, वहां पर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और उस वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है।
ठीक है। अब यहां पर 1969 से 1991 का यहां पर प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं ये बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में। तो यहां पर अगर आप मेनली देखेंगे एलपीजी के पहले हमारे यहां जो बैंकिंग सेक्टर में आपका एक तरीके से आधिपत्य था, तो वो एकाधिकार था सरकार का, है ना। और ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल पीरियड का जो हमारा सिस्टम था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद हमारे यहाँ 1969 में और 1980s में प्राइवेटाइजेशन होता है, क्या नेशनलाइजेशन होता है, सॉरी राष्ट्रीयकरण होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में इंदिरा गांधी करती हैं, उसके बाद फिर 1880 में होता है। इस तरीके से नेशनलाइजेशन होता है। अब ये कॉलोनियल फैक्ट बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडिया का जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको जो इसकी स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 1806 में की गई थी। कब की गई थी? 1806 में। उसके बाद 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ और ये नेशनलाइज्ड बैंक बना जाके 1955 में। ठीक है। अब यहां पर और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे भारत में, इनको जो है दो बार में नेशनलाइज किया गया, एक बार 1969 में, एक बार 1980s में। ठीक है। अब 1980s में जब नेशनलाइजेशन हो गया, उसके बाद की बात बता रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर जो था नेशनल बैंकिंग के मार्केट में 91% था और 9% जो है ओल्ड प्राइवेट बैंक्स थे जिनका नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था, राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अब रिफॉर्म की बात करेंगे, जो न्यू प्राइवेट बैंक्स वगैरह की एंट्री होती है एलपीजी के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद की बात ये यहां पर कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि 1993 में आरबीआई ने बड़े पैमाने पर जो है निजी बैंकों के प्रवेश को क्या किया, फैसिलिटेट किया, उसके लिए जो है गाइडलाइंस जारी की। इसके बाद ही आप देखेंगे तो जो लीडिंग प्राइवेट बैंक्स है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब जो है अपने अस्तित्व में आते हैं। अब 1991 की नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी है आपकी और पीजे नायक कमेटी 2014, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनके आधार पर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मर्जर पर भी कंसंट्रेशन किया, क्योंकि लगातार हमारे यहां एनपीए बढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान क्रोनी कैपिटलिज्म का है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। इसीलिए एनपीए का ज्यादा शेयर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं। मैं बार बार आपको कोट करता हूं, कोई गरीब आदमी, कोई जरूरतमंद आदमी बैंक में चला जाए पैसा लेने तो 1 लाख रुपए के लिए भी उनको परेशान कर देते हैं। और यहां पर जो बड़े बड़े अडानी लोग हैं, है ना, विजय माल्या, इतना बड़ा बड़ा घोटाला करके आराम से विदेश में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे यहां राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, अपने अपने हित को नहीं। और यही 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हमारी हार का भी यही कारण था। हर रियासत वाले, हर क्षेत्र के जो लोग लड़ रहे थे वहां पर, वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्रीय भावना वहां पर प्रखर नहीं थी। ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी उन चीजों को आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। अब जो इस एसबीआई है और भारतीय महिला बैंक, उसका उसके जो सहयोगी बैंक है उनका विलय करके उसको भारतीय स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया गया उसका। उसके बाद 2018 में विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हुआ। 2019 में जो आपके पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। इस विलय के बाद जो भारतीय स्टेट बैंक है उनके साथ जो टोटल सार्वजनिक क्षेत्र के टोटल कितने बैंक हो गए, 12 हो गए हैं। ये नंबर्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कभी कभार एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है, फैक्चुअल जानकारी है। अब इसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पर कि वर्तमान में सरकार सोच रही है कि जो और भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको जो है और प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, निजीकरण के उनके प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है ना, कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। पर ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ पर ऑनेस्टी लाइए, करप्शन कम करिए, तो ऑलरेडी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एनपीए बढ़ता कैसे? जितना पैसा हम सपने में सोचते नहीं है, तो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस तरीके के घोटाले होते हैं भारत में। और भारत में पैसा नहीं है, जो सोशल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपका, ये डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन घोटाले के लिए पैसा है। और ये पैसा किसका है? बैंक में या राजनेता का, किसी का अपना पर्सनल पैसा नहीं होता, ये आपका पैसा है जो आप टैक्स पे करते हैं। और यही चीजों में उलझा दिया जाता है यहां पर कि आप अपने जीने, खाने, पढ़ने, पढ़ाने, परिवार में उलझे रह जाते हैं। तो पॉलिसी जो मेकर्स है उनको आप क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते हैं। घर में बैठ के 4 बातें कर लिए, लेकिन आप जाके वहां पर उनका विरोध नहीं कर पा रहे और इसी का वो फायदा उठाते चले जा रहे हैं। भारत में सामाजिक क्रांति अपेक्षित है, अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंट स्टेटस क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक का? तो 2019 तक अगर आप देखेंगे तो लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक में 80 लाख करोड़ डिपॉजिट में है। और यहां पर इन्होंने जो लोन दिया 58 लाख करोड़ जो दिया है, लगभग 70% पूरे मार्केट का जो लोन है बैंकिंग सेक्टर में वो इन्होंने प्रोवाइड किया, 70%। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ इशू क्या है? तो सबसे पहले एनपीए की प्रॉब्लम बता देंगे, है ना। अब ये एनपीए बढ़ता क्यों है,
है ना, इसकी भी जानकारी आप लोगों को है ही। अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वह अकाउंट करता है टोटल एनपीए का 80%। देख लीजिए कितना बड़ा, यहाँ पर इनएफिशिएंसी, करप्शन, लाल फीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप सब मेन रीजंस है। अब यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में अराउंड 12% का एनपीए है, जो प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और अगर हम मनी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो 7.5 लाख करोड़ है इसकी वैल्यू, जो 1.5 गुना ज्यादा है किससे, जो हम टोटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्पेंड किया है हमने 2019 में, उससे 1.5 गुना तो यही फंड है। इसीलिए तो हमको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट तो यहां चली गई ना। ठीक है, अब इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर राजनीतिक कोई हानि होगी तो सब खड़े हो जाएंगे, ध्वनि मत से पारित हो जाएगा, है ना सब कुछ। अब यहाँ पर स्लोवर क्रेडिट ग्रोथ की बात की जा रहा है, तो 2010 से 19 के बीच में बहुत ज्यादा स्लोवर क्रेडिट ग्रोथ हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, हार्डली अराउंड 4% है ना। और ये अगर आप देखेंगे तो जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें क्रेडिट ग्रोथ 15% से 29% है। इसके बाद यहाँ पर लॉसेस भी बहुत ज्यादा है। क्यूमेटिव लॉस की बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैड लोन्स की वजह से, तो उनका अगर प्रतिशत देखें, है ना, और उसमें हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो 66,000 करोड़ है ना। ये लगभग किसके बराबर है, जो हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन है, बजट एलोकेशन है, उसके बराबर। आप देखिए कितना बढ़िया कंपेयर किया। ये सब लाइंस आप अपने पास रख सकते हैं, है ना। ये जो है एक तरीके से शर्म की बात है हमारे राजनेताओं के लिए और हमारे लिए भी, ठीक है, कि हमारे यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, वैकेंसी आती है तो क्लियर नहीं होती बहुत सारे मतलब राज्यों में, जहां क्लियर हो रही है वहां पर भी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो ये कैसे आप ठीक करोगे, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग फ्रॉड्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि जो टोटल धोखाधड़ी जो हुई है हमारे यहाँ 41,000 करोड़ रुपए की 2017-18 में, है ना, तो जो आपकी टोटल धोखाधड़ी है उसमें 85% जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुई है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ टैक्स पेयर्स की मनी को भी जो है लॉस हो रहा है, जो आपके करदाता है उनको भी जो है यहाँ पर मौद्रिक आयाम पर नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा 2019-20 का, उसने हाईलाइट करके बताया है कि भैया जो अगर हम एक रुपए की बात करें, 1 रुपए हमने इन्वेस्ट किया कहां पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 71 पैसा। लेकिन वहीं पर अगर कोई नया प्राइवेट बैंक है वहां पर निवेश किया गया तो वहां पर 5 गुना अधिक रिटर्न मिला है प्रत्येक रुपए के हिसाब से, 3.70 रुपए, है ना, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस है, ये डेटा अपने पास रख सकते हैं आप। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो करदाताओं का धन है उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो इससे सरकार और करदाताओं दोनों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर लोअर एफिशिएंसी, सीधी बात है, एफिशिएंसी तो कम है ही, है ना। एक तो जो आपका एसबीआई वगैरह में सिलेक्शन हो जाए अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो हमको ये लगता है कि अब तो कोई निकालेगा नहीं, वैसे भी ठीक है, हम काम करें ना करें, करप्शन का हमने जो है अब तो यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करके हमने एक क्या ले लिया है यहाँ प्रमाण पत्र के, अब हम करप्शन कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर आप चाहे एसेट जनरेशन के, एसेट्स को जनरेट करने का एस्पेक्ट देखें, चाहे इक्विटी का एस्पेक्ट देखें, चाहे आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखें, तो सब जगह इनकी एफिशिएंसी पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इन जो आपकी इनएफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर बैंक से, उसका कारण क्या है, तो देखिए सबसे पहला तो करप्शन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, डुअल रेगुलेशन है फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई। तो इससे जो आपका आरबीआई की ऑटोनॉमी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे जो बोर्ड ऑफ बैंक्स है उनका जो अपॉइंटमेंट उसमें किया जाता है उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन देखा जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप, है ना। तो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं योग्यता को वहां पर हम बाईपास करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनका जो एवरेज टेन्योर है वो भी कम है ना। तो इसके कारण भी जो बोर्ड है ये इनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाता। इसके बाद जो एक्सटर्नल विजिलेंस इन्फोर्समेंट है ना, सीवीसी का जो आपका यहाँ पर क्या है, सर्विलियंस है, सीबीआई वगैरह का हस्तक्षेप है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है जान के भी कमर्शियल रिस्क नहीं ले पाती है, जो एक्सेप्टेबल है वो भी रिस्क वो नहीं ले पाती है। ये एक नॉर्मल सा रीजन है, इसको कोट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है मेनली फोकस, मैं बार बार बोलता हूं कि रूल्स बनाए गए हैं गोल्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब रूल्स ही अगर अपने आप में क्या बन जाए, एंड बन जाए, गोल बन जाए, तो गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, वही यहां पर लिखा गया है कि जो रेड टैपिज्म है
और जो आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर लाल फीताशाही के कारण, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इनएफिशिएंसी है, तो उसके कारण डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और हम परिणामों के बजाय यहाँ पर नियमों और प्रक्रियाओं के एक दुष्चक्र जो है विस्कस साइकिल, उसमें उलझ के रह जाते हैं। अब यहाँ पर आर्गुमेंट अगेंस्ट बता रहे प्राइवेटाइजेशन के, तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है, मेन रीजन जो बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मेन रीजन बताते हैं कि लोअर एफिशिएंसी है ना, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है आपका। तो यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनको स्वायत्तता दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि वो जो है मेन रीजन है। और आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो उससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो समस्या का समाधान ढूंढिए, जो ओरिजिनल वहां पर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, उसको विस्तृत व्यापक रूप से विश्लेषण करिए, स्टडी करिए कि भैया क्यों खराब प्रदर्शन है, फिर उसका आप एक रोड मैप तैयार करके उसको इंप्लीमेंट करिए और इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। इसके बाद यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका एक ये भी मानना है कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता की हम बात कर रहे हैं, तो उसके सुधार का समाधान निजीकरण ही नहीं है केवल, वहां पर आपको गवर्नेंस में सुधार करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की जरूरत है, अपने अपने लाभ के लिए नहीं कि आप एक बार बन गए राजनेता तो आपको अपने 70 पुस्तों के लिए पैसा बना लेना है। ये सब क्यों? जब इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे तो वैसे भी यहां पर भला हो जाएगा, जनता का भी, देश का भी, इन इंस्टीट्यूशंस का भी, है ना। तो पूरा का पूरा जो आपका गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उसमें सुधार करने की जरूरत है, उसके ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि सभी जो निजी बैंक है ऐसा जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा जो है कुशल हो, प्रोडक्टिव हो, है ना। ठीक है, कई सारे जो प्राइवेट बैंक है उनकी भी वित्तीय स्थिति खराब है, यस बैंक वगैरह को देख लीजिए। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जो कुंजी बताई जा रही है, जो की पॉइंट बताया जा रहा है, सीधी बात बताया जा रहा है कि आप गुड गवर्नेंस वहां पर लागू करो, गवर्नेंस की जो क्वालिटी है उसको इनहैंस करो और इफेक्टिव रेगुलेशन लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद आगे के जो राह बता रहे हैं ये, तो सीधी बात है, यहाँ पर साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को पालन करने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से रोड मैप बना के उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके प्रॉस और कॉन्स दोनों को देखते हुए तभी आप प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़े, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। अब सरकार जो है यहाँ पर बोल रही है कि सरकार जो है कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, जैसे जो मीडियम साइज आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, और अपनी ओनरशिप को कम कर सकती है 51% से, मतलब ड्राइविंग पोजीशन के नीचे आ सकती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसमें यह है कि जो नरसिम्हन कमेटी 1 है 1991, है ना, राजन कमेटी 2007, पीजे नायक कमेटी 2014, तो इनकी जो गाइडलाइंस है, इनकी जो रिकमेंडेशन है, उनको तार्किक कसौटी पर कसते हुए, उनके प्रॉस कॉन्स देखते हुए उनको भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप लोग इसको लिख के दिखा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू हमारा सेती पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये प्रपोज्ड है 750 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद इसको बिल्ड किया जा रहा है सेती रिवर, जो कि वेस्टर्न नेपाल में है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है जो 18th आपका युद्ध अभ्यास है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि 18th एडिशन है, इंडिया और यूएस के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एक तरीके की, है ना। तो इसको अभी जो है क्रियान्वित किया जा रहा है, आयोजन किया जाएगा इसके 18वें संस्करण का, कहां पर? उत्तराखंड के औली में, बिल्कुल ठीक बात है, यूएस और इंडिया का है ना। दूसरी चीज ये कि ये अभ्यास 2004 में स्टार्ट किया गया था अमेरिका आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में, ये भी ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका एम क्या है, तो इनहैंस करना अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी, किसके बीच में? दोनों आर्मीज के बीच में। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।